गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में सिस्टमैटिक ऑफ एंजियोस्पर्म हम पढ़ रहे थे। कुछ दिनों से क्लास डिस्टर्ब थी और आज हम फिर से शुरुआत करने वाले हैं। और पिछली क्लासेस में मैंने आपको पौधों की जो प्लांट है उसमें प्लांट टैक्सोनॉमी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। सेमी टेक्निक टर्म्स हम पढ़ रहे थे और सेमी टेक्निक टर्म्स को हमने कंप्लीट भी किया है। और उसके साथ साथ ही मैंने आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बात की है हमने, जिसमें देखिए जो हमने सेमी टेक्निक टर्म पढ़ी है उसमें एक तो हमें क्वेश्चन अगर आ सकता है तो अंडाशय की स्थिति से संबंधित आ सकता है। पोजीशन ऑफ ओवरी ऑन द थैलेमस, यानी थैलेमस पर किस तरह से पुष्पासन पर किस तरह से अंडाशय की स्थिति पाई जाती है, एक तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। दूसरा इनफ्लोरेसेंस में इंपॉर्टेंट बनता है। इनफ्लोरेसेंस में आपको सभी प्रकार के इनफ्लोरेसेंस बता चुका हूँ, रेसिमोस टाइप और दूसरा साइमोस टाइप। सहसिमाक्षी और असिमाक्षी दोनों के बारे में हम बात कर चुके हैं और इनमें भी कई प्रकार हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। स्पेशल टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है, कोई ना कोई क्वेश्चन उसके अंदर आ ही जाता है। तो अब हम आगे चलेंगे और जो एक मुश्किल सेक्शन हम पढ़ के आए हैं पीछे, उसको हम थोड़ा सा आगे सरल बनाने की कोशिश करेंगे। किस तरह से फैमिली का अध्ययन करके, जो फैमिलीज़ हैं, जितनी भी फैमिलीज़ आपके सिलेबस में हैं उनको हम एक एक करके जानेंगे और उनसे संबंधित एक एक मेंबर का हम अध्ययन करेंगे और उन लक्षणों को जानने की कोशिश करेंगे जिससे हमें उस फैमिली का अच्छी तरह से नॉलेज हो जाए, उस फैमिली से संबंधित पादपों के डाइवर्सिटी के बारे में, उनकी विविधताओं के बारे में अच्छी तरह से पता लग जाए। तो ये जो सेमी टेक्निक हम पीछे पढ़ के आए हैं ये अभी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे हम एक एक लाइन या एक एक वर्ड को हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको उसके बारे में पीछे जो हमने पढ़ा है उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता चला जाऊँगा, जिससे कि आपको ध्यान भी रहेगा। तो सबसे पहली फैमिली हम पढ़ रहे हैं रूटेसी। वैसे पहले नंबर पर आपके सिलेबस में ब्रेसिकेसी है, दूसरे नंबर पर मालवेसी है, परंतु रूटेसी हम सबसे पहले पढ़ेंगे और उसके बाद हम बाकी फैमिलीज चलेंगे। तो रूटेसी जो है उसको हम सिट्रस फैमिली भी कहते हैं। ये क्या है? सिट्रस फैमिली भी कहलाती है और औषधीय महत्व वाली फैमिली है। ये औषधीय महत्व का कुल है, सिट्रस कुल इसे हम कह सकते हैं। और इसकी वर्गीकृत अगर स्थिति देखें हम, सिस्टमैटिक पोजीशन, अगर इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन देखें तो हम सिस्टमैटिक पोजीशन में देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये पौधा कैसा है। ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। तो डिवीज़न तो इसका हो गया है एंजियोस्पर्म। फिर उसके बाद डिवीज़न के बाद क्या आती है? डिवीज़न के बाद आता है क्लास। तो क्लास है डाइकोटिलीडनी, डाइकोटिलीडनी, यानी द्विबीजपत्री है ये, इसलिए ये कैसा है? डाइकोटिलीडनी। इसके बाद जो इसकी उप क्लास है, सब क्लास हम बता सकते हैं पॉलीपेटली। पॉलीपेटली क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो पेटल होते हैं पुष्पों में दल, वो सब कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं, परस्पर अलग अलग होते हैं, यानी आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, इसलिए इसका नाम पॉलीपेटली रखा है, उपक्लास। इसके बाद इसका ऑर्डर है इसका जिरेनिएलीज, इसका ऑर्डर है। और फैमिली है ही, फैमिली क्या है इसकी? रूटेसी। ठीक है, ये तो हो गया इसका वर्गीकरण। और ये किसका वर्गीकरण है? ये बेंथम हुकर प्रणाली का है। कौन सी प्रणाली का है? ये बेंथम हुकर के अनुसार वर्गीकरण है। बेंथम हुकर के अनुसार ये वर्गीकरण है। और अगर हम बात करें एंगुलर प्रेंटल वर्गीकरण की, एंगुलर प्रेंटल वर्गीकरण में डिवीज़न क्या माना है? एंगुलर प्रेंटल वर्गीकरण में डिवीज़न माना है स्पर्मेटोफाइटा। क्या माना है? स्पर्मेटोफाइटा। तो डिवीज़न तो हो जाता है एंगुलर प्रेंटल में स्पर्मेटोफाइटा। ठीक है, और डिवीज़न के बाद फिर अगला जो है उप डिवीज़न, तो एंजियोस्पर्म किस में आ जाएगा? उप डिवीज़न में आ जाएगा। फिर क्लास डाइकोटिलीडनी,
फिर सब क्लास पॉलीपेटली और उसके बाद जिरेनियलीज और उसके बाद कुल रूटेसी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बेंथम हुकर और एंगुलर पेरेंटल में दोनों में अंतर क्या है वर्गीकृत स्थिति में। अगर रूटेसी की बात की जाए तो यहाँ पर देखेंगे हम डिवीज़न क्या है, बेंथम हुकर में एंजियोस्पर्म, जबकि वहाँ पर एंगुलर पेरेंटल में क्या है, स्पर्मेटोफाइटा है। एंजियोस्पर्म कहाँ आ जाता है, सब डिवीज़न में आ जाता है, कहाँ पर, एंगुलर पेरेंटल में। आगे हम जानेंगे इसका वितरण, रूटेसी का वितरण कैसे होता है। वितरण का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि इस कुल के पादप कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, किस तरह के कंडीशन, किस तरह की वातावरणीय कंडीशंस में पाए जाते हैं। तो अगला है डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। वितरण में देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर 150 जेनेरा, कितने, 150 वंश पाए जाते हैं और लगभग 1300 स्पीसीज पाई जाती हैं। 150 वंशों की कुल कितनी है, 1300 स्पीसीज रूटेसी कुल में पाई जाती है। क्लियर। अब अगला क्या है, मोस्टली इन टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन। मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, शीतोष्ण और ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल को हम क्या कहते हैं हिंदी में, ट्रॉपिकल को हम कहते हैं उष्ण प्रदेश या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो अधिकतर पौधे इसके कहाँ पाए जाते हैं, शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सबने नाम सुना हुआ है, तो वहाँ पर साल में यानी एक वर्ष में तकरीबन 10 से 11 महीने तक बारिश होती है, यानी कि नमी 100% ह्यूमिडिटी पाई जाती है। नमी का जो परसेंट है वो कितना है, 90 से 100% पाया जाता है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वहाँ पर रूटेसी कुल के पादप पाए जाते हैं। दूसरा, जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया है, कहाँ पर, मोस्टली इन टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन एंड साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, यानी ये जो दो क्षेत्र हैं साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कौन से कुल के पादप, रूटेसी कुल के पादप। ये तो बात हो गई वर्ल्ड वाइड, यानी विश्व स्तर पर। विश्व स्तर पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया रूटेसी का। विश्व स्तर पर अगर हम देखें तो पूरे विश्व में 150 वंश और 1300 जातियां रूटेसी की पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा ये पौधे कहाँ पाए जाते हैं, टेम्परेट यानी शीतोष्ण और ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, और साथ ही साथ साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अब अगर हम इंडिया की बात करें, भारत की, तो भारत में इसके कुल कितने वंश पाए जाते हैं। इन इंडिया में है 16 जेनेरा और लगभग 75 स्पीसीज, कुल 16 वंश पाए जाते हैं और जातियां कितनी हैं, लगभग 75 जातियां इसकी पाई जाती हैं। तो ये वैज्ञानिकों द्वारा अभिलेखित किए गए हैं आंकड़े। तो आगे हम जानेंगे भारत में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण जेनेरा के बारे में। तो इंडिया में कौन कौन से जेनेरा पाए जाते हैं। देखिए, एक तो पाया जाता है ईगल। पहला क्या है इसमें, ईगल के साथ साथ इसके अंदर एल्टोनिया भी पाया जाता है, एटलेंटिया भी पाया जाता है और सिट्रस भी पाया जाता है, एवोडिया भी पाया जाता है। देखिए एवोडिया, ठीक है। तीसरा है सिट्रस और चौथा है ज़ैंथेज़ाइलम। ये पौधों जो वंश है उनके नाम है ये, ठीक है। मुरैया आगे हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, मुरैया पैनिकुलेटा के बारे में पढ़ेंगे जब हम इसके एक वंश जो पादप है उसका हम अध्ययन करेंगे, तो हम मुरैया पैनिकुलेटा के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा इसके अंदर पाया जाता है रूटा,
जिस रूटा आपने देखा है, इसी के नाम पर इस फैमिली का नाम रखा गया है, क्या? रूटेसी। इसके अलावा और इसके अंदर है जैसे स्कीमिया, ये भी इसके अंदर पाया जाता है, स्कीमिया, और एक्रोनाइकिया, एक्रोनाइकिया। तो ये वंश किसमें पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में अगर याद रखने के लिए आपको अगर मैं कहूँ कि कुछ वंश याद रख लो, तो आप ईगल याद रख सकते हैं, एवोडिया याद रख सकते हैं, सिट्रस याद रख सकते हैं, रूटा याद रख सकते हैं और मुरैया याद रख सकते हैं। 5 वंशों के नाम तो आपको याद होने ही चाहिए किसी भी फैमिली में। आगे हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में कौन कौन से पाए जाते हैं? मैंने इसको इरेज कर दिया, वरना मैं इसी में बता देता कि राजस्थान में कौन कौन से पाए जाते हैं। तो इन राजस्थान में एक तो मुरैया पाया जाता है, ठीक है, सिट्रस पाया जाता है, सिट्रस, तो 2 तो उसी में ही हो गए। इंडिया वाले जो अगर हम 5 याद करेंगे तो 2 तो हमने यहीं पर याद कर लिए। इसके बाद एक और भी पाया जाता है जिसका नाम है लाइमोनिया। क्या नाम है? लाइमोनिया। एक ये भी पाया जाता है, ईगल भी पाया जाता है, ईगल भी राजस्थान में पाया जाता है, और फेरोनिया, एक है क्लोसेना और एक है फेरोनिया। ये वंश कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। तो ये राजस्थान और इंडिया दोनों में पाया जाता है, मतलब जो इंडिया में पाया जाता है वो राजस्थान में हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि हमें याद हो जाएंगे, ये 3 तो हमें पक्के ही याद हो जाएंगे क्योंकि ये तीनों राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है। राजस्थान में जो पाया जाता है वो इंडिया में पाया जाता है, कन्फर्म। लेकिन जो इंडिया में पाया जाए वो राजस्थान में भी पाया जाए ये ज़रूरी नहीं है, किसी दूसरे स्टेट में हो सकता है, राजस्थान में ना होकर। इसके बाद आगे हम जानेंगे इसके लक्षणों के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिया। इसके बाद है रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, वर्धी लक्षणों का परास, या हम ये कह सकते हैं कि कायिक लक्षण कौन कौन से इसमें, तो इसको हम परास कहेंगे, रेंज को परास, वेजिटेटिव कायिक लक्षणों का परास या वर्धी लक्षणों का परास। कायिक और वर्धी एक ही बात है, वेजिटेटिव को हम वर्धी भी कह सकते हैं। वर्धी का मतलब जब पादप ग्रोथ करता है उसमें वृद्धि होती है तभी तो उसका कायिक विकास होगा, तो इसी तरह से इसको हम बता सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम बात करेंगे हैबिट की। तो सबसे ज़्यादा मोस्टली क्या है इसमें? मोस्टली है इसमें ट्रीज एंड शर्ब। सबसे ज़्यादा क्या है इसमें? वृक्ष और झाड़ीनुमा पादप पाए जाते हैं। कौन से कुल में? रूटेसी कुल में अधिकतर कैसे हैं? वृक्ष और झाड़ीनुमा पादप पाए जाते हैं। लेकिन कुछ पादप ऐसे भी हैं जो कि शाकीय भी होते हैं, तो कुछ पादप शाकीय भी हैं, हर्बेशियस पादप कौन कौन से हैं? जैसे रूटा ग्रेवियोलेंस, ठीक है, पहला तो ये हो गया रूटा ग्रेवियोलेंस। और दूसरा आता है इसमें बोएनिन गोशेनिया, ये भी क्या है? एक शाकीय पौधा है। आगे हम, ये तो हो गई हैबिट यानी इसकी जो हैबिट को हम क्या कह सकते हैं? हैबिट यानी प्रकृति कैसी होती है। तो प्रकृति में कैसे होते हैं? अधिकतर वृक्ष और झाड़ी, और हर्बेशियस भी होते हैं जैसे रूटा ग्रेवियोलेंस और बेनिन गोशेनिया। इसके बाद आता है हैबिट के बाद तना कैसा होता है? स्टेम। इस कुल के पादपों में तना जो है वो सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा, इरेक्ट।
इरेक्ट, सम टाइम कैसा होता है ये क्लाइंबर, यानी सीधा होता है, और सम टाइम क्लाइंबर यानी कभी कभी कैसा है आरोही भी होता है, या कुछ पादपों में कैसा होता है आरोही तना भी पाया जाता है। इसके अलावा तना कैसा होता है, इसे ब्रांच्ड होता है, शाखित, तना शाखित होता है। हमने तना याद करो, तना मैंने आपको पढ़ाया था सेमी टेक्निकल टर्म में, तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि पौधों में जब उनकी डाइवर्सिटी का हम अध्ययन करते हैं तो पौधों में तने जो हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं। कोई शाखित होता है, कोई अशाखित होता है, कोई सिलेंड्रिकल होता है, कोई सीधा होता है, कोई आरोही होता है, ठीक है, कोई ट्विन करता हुआ होता है। तो यहाँ पर इस कुल में कैसे हैं ये, इस कुल में अधिकतर तो कैसे हैं सीधे ही हैं, परंतु कुछ कैसे हैं क्लाइंबिंग या क्लाइंबर भी होते हैं, और शाखित तो होते ही हैं, ब्रांच्ड, और इसके अलावा काष्ठीय होते हैं, वुडी, और हर्बेशियस, शाकीय भी होते हैं, काष्ठीय भी होते हैं और शाकीय भी होते हैं। अब शाकीय किस में होंगे, शाकीय जैसे कि रूटा में होते हैं। रूटा कैसा है, रूटा ग्रेवियोलेंस, अभी मैंने आपको बताया था रूटा कैसा है, शाकीय पौधा होता है, और शाकीय पौधों में तना कैसा होता है, शाकीय ही होता है। और वुडी, अधिकतर वुडी इसलिए लिखा है क्योंकि अधिकतर क्या है वृक्ष होते हैं, झाड़ी होती हैं, तो वहाँ पर तना कैसा होता है वुडी होता है, यानी कि काष्ठीय होता है। तो ये तो बात हुई तने की। अब हम बात करेंगे लीफ की, पत्ती की। अगर हम रूट की बात करें, रूट कैसी होती है, तो रूट होती है इसमें टेप रूट सिस्टम होता है। टेप रूट यानी मूसला जड़ तंत्र होता है। मैं ध्यान करो, मैंने आपको बताया था कि जड़ें दो प्रकार की होती हैं, एक तो टेप रूट सिस्टम और दूसरा एडवेंटिटियस, यानी कि दूसरा एडवेंटिटियस में क्या कहेंगे हम, अपस्थानिक जड़ें। तो इसमें कौन सा सिस्टम पाया जाता है, टेप रूट सिस्टम पाया जाता है। कहाँ पर, रूटेसी में टेप रूट सिस्टम पाया जाता है। आगे हम बात करेंगे लीफ की, पत्ती की। पत्ती कैसी होती है, देखिए पत्ती के बहुत सारे रूप अलग अलग पौधों में पाए जाते हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं रूटेसी, तो हमें इसके बारे में जानना है कि इन पौधों में या इस प्रकार के कुल के पौधों में किस तरह से पत्तियों का विन्यास होता है, किस तरह से उनकी व्यवस्था होती है, किस तरह से उनकी मॉर्फोलॉजी यानी कि उनकी आकार की पाई जाती है। तो सबसे पहले देखिए इसमें पत्तियां कैसी होती हैं, एक्स स्टिपुलेट होती हैं, यानी एक्स स्टिपुलेट का मतलब होता है अननुपर्णी। इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, अननुपर्णी। तो अननुपर्णी पत्ती का मतलब यही है कि जैसे ये पत्ती है तो इसके नीचे कोई भी इस तरह से छोटी अनुपर्ण या पत्ती नहीं पाई जाती। अगर होती तो हो जाता स्टिपुलेट, अगर नहीं है, इसमें नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्टिपुलेट हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात हुई इसकी। अब पत्तियां अगर विन्यास की बात करें तो कैसी होती हैं, अल्टरनेटिव होती हैं, यानी एकांतरित होती हैं। पत्तियां एकांतरित कैसे होती हैं, देखिए इस तरह से अगर तना है तो जैसे एक पत्ती तो ये हो गई, दूसरी पत्ती अगले नोड पर होती है इस तरह से, फिर तीसरी पत्ती ये अगले नोड पर, और फिर चौथी पत्ती ये अगले नोड पर। तो आप देख सकते हैं कि ये अल्टरनेटिव व्यवस्था है, अल्टरनेट मैंने ये अरेंजमेंट है। यहाँ पर एक पत्ती है इस नोड पर, फिर अगले नोड पर इसके सामने की तरफ है, फिर अगले नोड पर इसके सामने की तरफ, फिर अगले नोड पर इस तरह। तो इस तरह से अल्टरनेट व्यवस्था इसके अंदर पत्तियों में पाई जाती है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं इसी फैमिली के जिसके अंदर सम्मुख व्यवस्था भी पाई जाती है। जैसे अब अगर हम यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर और लगा देते हैं, यानी कि या कुछ ही पौधे हैं इसलिए और, या सम्मुख यानी अपोजिट, सम्मुख भी पाई जाती हैं। तो सम्मुख का उदाहरण क्या है, सम्मुख का उदाहरण है यहाँ पर अपोजिट का एवोडिया। एवोडिया में किस तरह से पत्तियां पाई जाती है, सम्मुख पाई जाती है। एवोडिया रॉक्सबर्गाई में पाई जाती है सम्मुख पत्तियां। तो अब सम्मुख की अगर बात करें तो एक नोड पर दो पत्तियां होती हैं, इस तरह से आमने सामने होती हैं।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पत्तियाँ कैसी है, ये आमने सामने पत्तियाँ हैं इस तरह से। तो इस प्रकार की व्यवस्था एवोडिया में पाई जाती है। अपोजिट के बाद पत्तियाँ कैसी होती हैं, सरल होती हैं या फिर कंपाउंड होती है, यानी या तो साधारण होगी या फिर कैसी होती हैं, संयुक्त होती हैं। तो दोनों ही प्रकार की होती हैं इसमें, सिंपल और कंपाउंड दोनों ही तरह की होती हैं, यानी साधारण पत्ती भी होती है और कंपाउंड भी पाई जाती है। अब कंपाउंड का उदाहरण, साधारण का उदाहरण तो लगभग सारे पौधे आ जाते हैं, लेकिन कंपाउंड किस में पाई जाती है, सिट्रस में पाई जाती है। सिट्रस जो है उसके अंदर कंपाउंड लीव्स पाई जाती हैं। सिट्रस में पाई जाती है पामेटली कंपाउंड, कौन सी, पामेटली कंपाउंड, यानी कि हस्ताकार संयुक्त पत्ती पाई जाती है। एक होती है पिनेटली कंपाउंड और एक है पामेटली कंपाउंड। तो पिनेटली और जो पामेटली है दोनों के बारे में आपको बता चुका हूँ मैं। पिनेटली में तो पर्णकों का निर्माण हो जाता है और प्रत्येक पर्णक की अपनी शिरा होती है, यानी कि अपनी एक मिडरिब होती है। जैसे ये पत्ती है, अब अगर इससे पर्णकों का विकास होता है तो ये पत्ती में इस तरह से पर्णक बन जाएंगे, ठीक है, ऐसे ये पर्णक हो गई। तो ये तो हो गई पिनेटली कंपाउंड, ठीक है, इस तरह से ये पूरी पत्ती एक ही है। लेकिन अगर पामेटली कंपाउंड की बात करें तो पामेटली कंपाउंड में हस्ताकार संयुक्त पत्ती पाई जाती है, जैसे कि इसमें पाई जाती है। तो हस्ताकार पामेटली कंपाउंड में क्या होता है कि या तो एक ही पत्ती होती है इस तरह से, ठीक है, या फिर इस तरह से देखें हम, एक पत्ती तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तो ये दो हो गई, इसी तरह से तीसरी, यानी कि सभी जो सिराएं हैं वो एक ही आधार से निकली रहती हैं। इसमें हम देखें सभी सिराओं के लिए आधार भी अलग अलग हैं, परंतु यहाँ हम देखेंगे तो सभी सिराओं के लिए आधार एक ही होता है। पामेटली और पिनेटली कंपाउंड में ये सबसे बड़ा अंतर है कि पिनेटली में तो पर्णकों की सिराएं अलग अलग होती हैं और उन सब का अपना अपना आधार होता है, जबकि पामेटली में जितने भी जो पर्णक हैं उन सब की सिराएं एक ही जगह पर नीचे आधार पर संयुक्त होती है या उनके लिए आधार एक ही होता है, तो वो कहलाती है हस्ताकार संयुक्त। इसके बाद आगे हम चलते हैं। कुछ ऐसे भी पादप हैं जिनके अंदर पत्तियां सरल होती हैं परंतु पक्षवक्त कटी हुई होती हैं, जैसे रूटा में होती हैं, सिंपल होती हैं परंतु कटी हुई होती हैं। कैसे, देखिए ये सिंपल पत्ती है लेकिन ये कटी हुई कैसे होंगी, इस तरह से इनके अंदर कटाव पाए जाते हैं। इस तरह से क्या पाए जाते हैं, कटाव पाए जाते हैं। तो ये जो पत्ती है वो किस में पाई जाती है, रूटा में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, रूटा ग्रेवियोलेंस, जो कि एक शाकीय पौधा है। इसके बाद ये जो कुल है रूटेसी, इसके अंदर ऑयल ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ऑयल ग्लैंड। कहाँ पर, पत्तियों में ऑयल ग्लैंड पाई जाती है। तो यहाँ लिख देंगे हम ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट, पत्तियों में क्या पाई जाती है, ऑयल ग्लैंड पाई जाती है। और यह इस कुल का लाक्षणिक गुण है। क्या इसका कुल का ये लाक्षणिक गुण है, ठीक है। इसके बाद नींबू और साथ ही साथ बेल जो है, ईगल और कुछ समान वंश जैसे नींबू है, जैसे ईगल है, तो वहाँ पर जो प्रो हैं, या इस तरह से देखें हम इसको समझने का तरीका ये है, जैसे ये प्रो है, ठीक है, सूट है, मान लो सूट है, तो इस सूट में यहाँ पर ये पत्ती है और यहाँ पर ये पत्ती है, नीचे भी पत्तियाँ हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ईगल और नींबू तथा कुछ अन्य समान वंशों में सूट की ऊपर वाली पत्तियाँ, ये वाली शीर्ष पत्तियाँ कंटकों में रूपांतरित हो जाती हैं, मॉडिफाइड हो जाती हैं। ये पत्तियाँ किसमें, कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, जो कि एक कैसा लक्षण है, जीरोफाइट लक्षण है, ठीक है।
इसके बाद ये तो हो गए इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर। आगे हम पुष्पीय लक्षणों के बारे में जानेंगे, फ्लोरिंग कैरेक्टर्स। तो रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स, रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स। तो फ्लोरल कैरेक्टर्स में देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रुटेसी कुल में कौन सा इनफ्लोरेसेंस पाया जाता है। इनफ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें तो इसमें पाया जाता है साइमोड्स, यानी सहसिमाक्षी। कौन सा पाया जाता है? सहसिमाक्षी। मैंने आपको दो बताए थे ना कि पौधों में दो तरह के इनफ्लोरेसेंस होते हैं, मुख्य रूप से असीमाक्षी और सहसिमाक्षी। तो पुष्प क्रम दंड के शीर्ष पर अगर पुष्प हो तो सहसिमाक्षी, और अगर नहीं हो, यहाँ पर पुष्प हो इस तरह से, तो ये क्या है? असीमाक्षी। यानी पुष्प क्रम दंड की वृद्धि असीमित हो तो असीमाक्षी और सीमित हो तो सहसिमाक्षी। तो इसमें जनरली क्या होता है? सहसिमाक्षी होता है, परंतु कुछ कुल ऐसे हैं जिनके अंदर असीमाक्षी भी होता है, जैसे फेरोनिया, रेसिमोज किसमें पाया जाता है? फेरोनिया में। फेरोनिया में क्या पाया जाता है? असीमाक्षी। इसके साथ ही कुछ जो ऐसे पौधे हैं जैसे सिट्रस है, सिट्रस में पुष्प कैसा होता है? एकल या एकल शीर्षस्थ या कक्षस्थ होता है। देखिए, एकल शीर्षस्थ का मतलब यहाँ पर पुष्प होते हैं, ठीक है, और इस तरह से ये गुच्छों में होते हैं, क्लस्टर बन जाते हैं इसके। क्या बन जाते हैं? क्लस्टर बन जाते हैं। तो इस तरह से नींबू में ये व्यवस्था पाई जाती है, क्लस्टर। जो क्लस्टर्स होते हैं, क्लस्टर वो किस में पाए जाते हैं? सिट्रस में पाए जाते हैं, ठीक है। तो नींबू में इस तरह से गुच्छा बन जाता है। तो ये हो गया इसका इनफ्लोरेसेंस। आगे आता है फ्लोवर। पुष्प की अगर हम बात करें तो पुष्प कैसा होता है? फ्लोवर, फ्लोवर देखिए इसके अंदर सहपत्री भी होता है और सहपत्री की भी होता है, यानी ब्रैक्टियोलेट और ब्रैक्टिएट और ब्रैक्टियोलेट, ब्रैक्टिएट एंड ब्रैक्टियोलेट, इसे तो हम कहते हैं सहपत्री। और ये हो गया, ये है, हाँ ठीक है, यह सहपत्री है और ये क्या है? सहपत्री की, ठीक है। तो सहपत्र और सहपत्री की में अंतर क्या है? ये मैं आपको बताया था मैंने। इस तरह से अगर पुष्प है कोई, जैसे मान लो ये पुष्प है, इस शाखा पर, अरे ये तो पत्ती बन गई, यहाँ देखें हम, तो ये पुष्प में गाइनोशियम है। तो अगर सहपत्र यहाँ हो इस तरह से, ये सहपत्र हो, तो क्या हो गया? ये सहपत्री की है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? सहपत्री की। और इसके ठीक नीचे और एक सहपत्र हो तो ये सहपत्र है दोनों ही सहपत्र, परंतु ये छोटे होते हैं, ये बड़े होते हैं। तो नीचे सहपत्र और ऊपर सहपत्री का, दोनों अगर प्रेजेंट है तो इस तरह की व्यवस्था इसके अंदर पाई जाती है। इसके बाद पंचतई पुष्प कैसा होता है? पेंटामीरस होता है, पंचतई होता है। पुष्प कैसा है? पेंटामीरस। पंचतई का मतलब है कि इसमें जो जो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, तो इनके अंदर 5 या 5 का गुणांक, सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5 या 5 का गुणांक पाई जाती है, तो इसको हम कहते हैं पेंटामीरस। तो आज के लिए बस इतना ही, टाइम इज़ ओवर। और कल हम यहीं से, जहाँ से हमने छोड़ा है वहीं से शुरू करेंगे, यानी कि पुष्प से ही शुरुआत करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।